नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया के साथ इस समय जिले के प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य वीरेंद्र उपाध्याय जी हैं। इनसे हम आयुर्वेद से जो इलाज होता है, यानी लोगों का जो दुख हमेशा के लिए दूर होता है, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उनसे कुछ निजी सवाल भी। सबसे पहले वैद्य जी, अपना छोटा सा परिचय बताया जाए, संक्षिप्त परिचय। वीरेंद्र कुमार उपाध्याय। हम लोग ओरिजिनल बासिंदा हैं बलिया जिला। अभी मौजूदा स्थिति में हम लोगों का मकान है भगवानपुर हाट थाना के अंतर्गत सोनबरसा गाँव। हमारे पिताजी स्मृति शेष वैद्य धर्मनाथ उपाध्याय, चचा डॉक्टर परशुराम उपाध्याय और भतीजा लोग हमारे छपरा में एक वाचस्पति उपाध्याय, अररिया में मेडिकल अफसर हैं आयुर्वेद के। एक उनसे छोटा है वो पटना यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज में है, विनोद कुमार उपाध्याय आयुर्वेद से। और बड़ा लड़का आयुर्वेद से एमडी था, उसका देहांत हो गया। छोटा लड़का शशांक शेखर आयुर्वेद से यहाँ हमारे साथ अभी है। बेटी बीडीएस दांत के डॉक्टर पटना बुधा से अभी एमएस की तैयारी कर रही है। पत्नी आयुर्वेद से ही है, जीएमएस कौशल्या देवी। यही यहाँ छोटा भाई पटना इंटरमीडिएट काउंसिल से रिटायर है। आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, स्कूलिंग जब शिक्षा ले रहे, तो क्या उस समय आप मन बना लिए थे कि जो हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, ये वैद्य का काम, यही मुझे करना है? नहीं, उस समय तो नहीं था। उस समय तो हमको था कि हमको प्रोफेसर होना है पटना यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब आईएससी हुआ तो सभी लोग भाग गए कि यहाँ इसमें बहुत परेशानी है, उपार्जन कोई खास नहीं है। कैसे जे पिताजी के यहाँ 35-40 रोगी के बाद भी 2 रुपया नहीं आता था। जो आता था प्रणाम किया, 2 रुपया रखा, तो उससे वो लोग भाग गए थे। अब विरासत में गद्दी को आबाद करने के लिए पिताजी के आदेश से हमको इसमें आना पड़ा। आप इसमें आए, ये बात सही है। आजकल कहा जाता है ये विज्ञान का युग है, और ये जो आयुर्वेद चिकित्सा है, ये भारत की परंपरा है, भारत की सनातन परंपरा के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा है। लेकिन इसको कहीं न कहीं जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ से जो एलोपैथिक आई, उसने इसका बड़ा नुकसान किया है। इस पर आप थोड़ा प्रकाश दें। ये पैथिक है, यही विज्ञान है। आयुर्वेद, आयु का विज्ञान, वेद का शास्त्रीय अर्थ है, ज्ञान से होता है। आयुर्हिता हित व्याधि निदानम उपशमनम तथा विदेशी विदेशी भी सह आयुर्वेद उच्चते। यह विज्ञान है और एलोपैथिक है। एग्लो इंडियन का एक रास्ता है। एलोपैथ अवैज्ञानिक शब्द है, उसको विज्ञान मन में नहीं किया जाता है। उसमें जैसे आज से कुछ समय पहले चेचक का टीका दिया जाता था, आज वो हो गया कि चेचक उन्मूलन हो गया। सिवा जल टैबलेट आपके बचपन में सुने होंगे कि किसी को घाव हुआ तो लोग खाते थे, फोड़ करके लगाते थे। अब उसका पता नहीं है, बंद हो गया। उसका रिसर्च आया कि इसका साइड इफेक्ट किडनी पर होता है। ईसा से 9 लाख बरस पहले चमनप्राश का निर्माण हुआ। आज भी चमनप्राश है, ये बंद नहीं हुआ। वो तो है। तो एलोपैथी इसका हार्म नहीं किया, इसको हार्म किया शासक। जो शास्त्र में आया वह इसको हार्म किया। इसको पुनर्जीवित करने के लिए 2 आदमी बिहार के पंडित बिहारी चौबे
और उत्तर प्रदेश के महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने जागृत किया। इसका नाश नहीं हुआ, कैसे बीज का नाश होता नहीं है। शासन सत्ता आया तो इसको दबा दिया। जैसे मुस्लिम पीरियड में यूनानी चिकित्सा पद्धति था, अभी भी आयुर्वेद में शरबत जुफा, हजरत जहूर, यह सब क्या है, आयुर्वेद का है। आयुर्वेद का नाम लिख दिया जाए तो दुकानदार समझ में नहीं करे, तो यह सत्ता का है। अभी आयुर्वेद स्नातक 52 नहीं लिखता है, एलोपैथ लिखता है। आयुर्वेद वाला जो लिखता है टेरामाइसिन, तो उसका कंपोजिशन जानता है कि बॉडी के क्या ऑर्गन पार्ट पर क्या होगा। इसलिए विज्ञान एलोपैथ शब्द अवैज्ञानिक है। अच्छा, ये धन्वंतरी जी का जो आयुर्वेद है, सुश्रुत का चिकित्सा है, पतंजलि का योग है, इसको हमारी पीढ़ी ने यानी जब से अंग्रेज हम लोग के यहाँ शासन किए और छोड़ के चले भी गए, लेकिन हमारी पीढ़ी ने इस पद्धति को नहीं अपनाया। और आज आप देख रहे हैं भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना दवा खाए रहे, और उसकी दिनचर्या भी ऐसी हो गई है कि वो काफी परेशान है। आयुर्वेद इसमें कहाँ तक सहायक हो सकता है उसके इस निदान के लिए? मैं आयुर्वेद का बच्चा भारत का बच्चा आयुर्वेद जानता है, आयुर्वेद का चिकित्सा लेता है। शासन सत्ता में जो लोग हैं वह अपना रोटी सेकते हैं। जैसे अभी घर पर दही जमा हुआ है, खाना खाने आप बैठे, हुआ कहे भाई दही दे दो, तो जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, कुशल गृहिणी है, वो कहे ना मत दो, अभी जामल नहीं खाए मातल बा, और तो जम्मू दही ना खाए, यह आयुर्वेद है। कन्या की दुखसदी हो रही है तो हल्दी आदू इसको खैसा में दो, यह आयुर्वेद है। इसको कहाँ खत्म किया? जब किसी को शादी विवाह, घरभोज, जनेऊ, शुभ कार्य होता है तो हल्दी, आज कोई मर गया घर में, चेचक हो गया तो हल्दी बंद करो, तो आयुर्वेद तो हम लोगों के ब्लड में है। इसमें कोई दबाया उबाया नहीं, या इसको किस तरह से समाज में देना है, समयक चिकित्सा को, इसका आयुर्वेद स्नातक ही इसका दुश्मन है। इसका दुश्मन एलोपैथ नहीं है, आयुर्वेद वाला इसका है। जैसे अभी डॉक्टर का नाम है हिंदी में, वैद्य का नाम है अंग्रेजी में। संस्था का नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय राजकीय आयुर्वेद कॉलेज पटना। सीमान का नाम है दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो हम ये तो एलोपैथ वाला नहीं कहा, ये तो हम लोग कहे। एलोपैथ है, इसका बहुत सम्मान करता है। समाज में लोग डॉक्टर साहब को बहुत कदर करते हैं तो प्रणाम कर करते हैं। वैद्य के यहाँ जो आता है वो चप्पल जूता निकाल कर कहते हैं, बहुत सम्मान मिलता है। अच्छा, ये बताइए, आप एक प्रख्यात चिकित्सक हैं, आपके पास जिनको अपना रोग जड़ से छुड़वाना होता है वो आते हैं, जैसा कि हम मीडिया में मालूम है। आप ये बताइए कि आपके यहाँ जो आयु वर्ग है जो मरीजों का, वो क्या है? हमारे यहाँ तो सभी आयु वर्ग के लोग आते हैं, विशेषतः बच्चों का केसेस ज्यादा है। बच्चों का ऐसे आयु वर्ग के तो हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन संख्या बच्चों का ज्यादा है। ऐसे लोगों के दिमाग में एक बात है कि एलोपैथ से एक साइड इफेक्ट बच्चा पर हो जाएगा, इसलिए आयुर्वेद में ऐसे कि घर पर सासू माँ, अब तो नहीं रहती है सासू माँ बहू के साथ, नहीं तो बहू बच्चा पैदा करने के बाद सासू माँ संभालती थी, तो इसको चौहदी दो, इसको मधु चटाओ, इसको स्वर्ण सलाखा चटाओ, यह सब था। गर्भणी है तो उसके लिए यह करो, बच्चा पैदा हुआ तो मरुआ का रोटी दो, यह सब आयुर्वेद है। तो यहाँ के बच्चों में एक
मानसिकता है यहाँ के समाज में कि बच्चा का जो भी डॉक्टर हो, कितना हो बड़ा हो, उससे कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होगा, इसलिए वैद्य से इसका सलाह लिया जाए। वैद्य ये वात और कफ और पित्त का जो हम लोग के शरीर में जो एक संतुलन है, ये मौसम के हिसाब से भी बदलता है और इसके हिसाब से हम लोग जो व्याधि होती है, हाँ। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मौसम के हिसाब से वात, पित्त, कफ या त्रिदोष है और त्रिधातु है। मौसम के हिसाब से वर्षा शरद बसंतेषु वाताधिक प्रकृति तथा, प्रकृति का नियम है कि बसंत ऋतु में कफ प्रकोपित होता है, वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होता है, शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है। इसलिए हम लोग के यहाँ नवरात्रि, चैत के नवरात्रि में नीम का पत्ता, मिश्री या अथवा गुड़, मरीच या कफनाशक है। इसमें इसका प्रयोग व्रत के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, बुद्धिजीवी लोगों में बुजुर्गों के सलाह से इसका सेवन करने से कफ का शमन होता है और कृमि का नाश होता है। प्रकृति प्रदत्त हम लोगों के यहाँ सहजन है, जो अभी शुद्धिकरण, वायु का शुद्धिकरण, आयुर्वेद में एक प्रकरण है चरक विमान अध्याय में, जनपद उदंसनीय अध्याय, जनपद का कैसे नाश होता है, वायुमंडल में क्या क्या विकृतियां होगी, इसके शोधन के लिए प्रकृति प्रदत्त चीज हम लोगों के यहाँ आता है। जैसे चैत में सहजन, बैसाख जेठ में तरबूजा, खरबूजा, खीरा, जलियान, और आ गया अब उसके बाद बात का, तो उसमें आ जाता है कि महुआ, बड़े, तिल का लट्टा, है ना। सावन में साग नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे कृमि पैदा होता है। भादों में दही नहीं, तो इससे वायु कुपित होगा। अभी संधि दधी जथा, दही अभी संधि है, मला उड़ोदक। तो अब आ गया शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा को खीर पित्त शामक होगा। शरद ऋतु में प्रकृति प्रदत्त आ गया सोआ, मेथी, चंसूल, बैगन, बैगन का प्रचुर मात्रा में सेवन। कैसे ये आम जनता इसको विरोध में फैला दिया कि बैगन हानिकारक होता है। विंतांतम कुमलम पत्थम कुष्मांडम कुमलम विषम, और जो बैगन हमेशा के लिए पथ है, पका हुआ कोहड़ा हमेशा के लिए पथ है। तो यह प्रकृति के जो सानिध्य में जो लोग हैं, तो इसमें अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, खानदानी हैं, उनके यहाँ तो आयुर्वेद का चलता है। लेकिन जो धन का प्रदर्शन करना है बासी खाने के लिए, जैसे आ गया फ्रिज, है ना, तो फ्रिज में तो बासी खाना वर्जित है, लेकिन वो स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए, तो उसमें एलोपैथ का, आशासन का कोई दोष नहीं है, हम लोगों की मानसिकता है। मानसिकता आजकल बड़ा आपाधापी है, और नौजवानों को, और खासकर जो लोग 45 साल 50 साल के, उनके पास सबसे बड़ा समय नहीं है, टाइम नहीं, और इसमें उनको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, और काफी ज्यादा तरह तरह की बीमारी से स्वस्थ रहने के लिए वैद्य संक्षिप्त में बताइए। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला एक कार्यक्रम है कि सूर्योदय के पहले उठ जाना। दूसरा है कि सूर्योदय के पहले उठ करके जब सूर्योदय हो तो थोड़ा सा टहलना, थोड़ा सा, प्रदर्शन के लिए नहीं जी जी जी, कि टहल करके आ रहे हैं। सूर्योदय के हम 3 बजे से टहलते हैं, वो नुकसान देगा। कैसे जब सूर्योदय होगा तो वनस्पति ऑक्सीजन प्रोडक्ट करेगा, सूर्योदय नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो स्वास्थ्य के लाभ के पहले
दूसरा चीज कि सुबह उठ करके चना का सत्तू नहीं पीना। ऐसे जो हम लोग 8 विषय के विद्वान होने के बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना देते हैं सत्तू को। चना का सत्तू सतुई हो गया, मकई का सतुआ हो गया। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जोड़ने के उसमें जो सुबह उठ करके मुंह हाथ धो करके भरसक दातुवन किया जाए तो अति उत्तम। नहीं तो जैसे हो कुछ ले लेना चाहिए। जैसे पूजा पाठ करना है तो किशमिश बादाम ले लिया जाए, मिश्री ले लिया जाए, मीठा ले लिया जाए। सूर्योदय के 45 मिनट के अंदर कुछ ले करके तब पानी पिया जाए। सूर्योदय के पहले बहुत आदमी पानी पीता है, वो उषा पान। उसमें जैसे भारत के एक प्रधानमंत्री हुए मुरारजी भाई, तो स्वमूत्र पान लोगों ने करना लगा। तो रूम टेम्परेचर की पानी जो पीता है उसके स्वमूत्र से विटामिन 6 प्राप्त होता है। कांसे के बर्तन में भी लोग पानी रखते हैं। आयुर्वेद के मतानुसार ताम्र पात्र में पानी रख करके अगर पिया जाए तो उससे लाभ होगा। कैसे ये यूरिक एसिड का शिकायत नहीं है, पेशाब का तेजाब निकालेगा। तो उसमें सुबह में रात्रि में उपलब्ध हो तो दूध लिया जाए, नहीं उपलब्ध हो तो मुनाका बीज सहित लेकर के पानी पी लिया जाए। तो आयुर्वेद के मतानुसार सर्वेषां एव रोगाणाम निदानम कुक्तामला, समूचा रोग का जड़ है पैखाना की कब्जियत। तो उसमें जो मुनाका लेने से पैखाना क्लियर होगा। इस समय प्रकृति आज से लेकर के अब फागुन के 13 तक ऐसा वस्तु दिया है कि किसी को कोई एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक का जरूरत नहीं है। आंवला को आयुर्वेद में धात्री फल कहते हैं। धात्री फलम सदापथम बदरी फलम सदापथम। आंवला का सेवन है ना, संध्या समय खास करके बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको एक मुट्ठी भूंजा जरूर खाना चाहिए। भूंजा फ्राई तराई नहीं, बालू का भूंजा हुआ भूंजा है ना, जिससे दांत पर जोर पड़े। दांत पर जोर पड़ने से लाला सराव होगा, सलाइवा का प्रोडक्शन विशेष होगा, तो भोजन का परिपाक होगा। जब भोजन का परिपाक होगा तो सब चीज ठीक हो जाएगा। जी ये जो असाध्य रोग है, खासकर मधुमेह है, कैंसर है, रक्तचाप है, डेंगू है, मच्छरों को काटने से तमाम तरह की बीमारी, इसका इलाज आयुर्वेद में है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। एलोपैथ में 2 तरह का प्रमेय है, इक्षुमेय और मधुमेह। आयुर्वेद में 20 तरह का है। तो अभी चाय पीजिएगा, नहीं बिना चीनी का थोड़ा सा, या मधुमेह नहीं होता, या देखावटी हुआ तो संपन्न व्यक्ति को यह होता है। मधुमेह का मुख्य कारण है, अंग्रेजी में एक बॉडी का पार्ट है जिसको कहते हैं पंक्रियाज। हिंदी में उसका नाम है अग्न्याशय। पंक्रियाज की क्रिया जब मंद हो जाती है तो इंसुलिन क्षय होने लगता है। इंसुलिन क्षय होने लगता है तो बॉडी में शुगर बढ़ने लगता है। तो पंक्रियाज की प्रक्रिया अगर ठीक की जाए तो मधुमेह से मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। मधुमेह इक्षुमेह 20 तरह का है। प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है। सबसे पहले दिलीप को मधुमेह हुआ था। राजा दिलीप रामचंद्र के चौथे पसरे पीढ़ी होंगे। तो 40 के बाद इसका मुख्यतः प्रकोप होता है और 70 के बाद
स्वतः ही शमन हो जाता है। स्त्रियों में मधुमेह बहुत कम पाया जाता है। मधुमेह के रोकथाम के लिए कुछ नहीं, सिर्फ भूंजा हुआ आम, जैसे पहले हम लोगों के यहाँ दोपहर में सत्तू, भूंजा, शारीरिक परिश्रम, पैदल चलना, इसके रोकथाम के लिए है। अगर हो गया है तो उसके लिए आयुर्वेद में है गिलोय, गुरुच, आंवला का सेवन अगर किया जाए और पेट साफ रहे तो मधुमेह कंट्रोल हो जाए। तो विशेष दवा भी है क्या इसके लिए? आपके आयुर्वेद में मधुमेह के विशिष्ट कटन कोई है? आयुर्वेद में हाँ हाँ बता दें। दवा का सुखी संपन्न व्यक्ति को तो होबे करता है। आयुर्वेद में रस भस्म में एक दवा है बसंत कुसुमाकर रस, लेकिन प्रयोग में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो शिलाजित्वादि बटी नंबर 1 प्रातः शाम दूध अथवा ताजा पानी से। तो क्या आपसे अपने लक्षण है कि वैद्य की परामर्श लेनी चाहिए हमको? दवा जब भी लेनी चाहिए तो चिकित्सक के देख ले। कैसे हो सकता है कि कुछ चीज से कुछ आदमी को एलर्जी हो, जो मोटा ताजा है उसके लिए कुछ दूध दूसरा हो, रेक्सा खींच रहा है उसका कुछ दूसरा डेज हो, सेठ मरवाड़ी लोग को कुछ दूसरा चिकित्सक के देख रेख में ही लेनी चाहिए। लेकिन गुरुच और आंवला कभी भी फायदेमंद हो। जैसा कि आप वैद्य जी के पास देख रहे हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं वैद्य जी के पास कुछ यहाँ पे अपने इलाज के लिए मरीज लोग भी हैं। आज ये हम उनसे जानते हैं। सर, आप यहाँ किस बात के लिए आए हैं? मैं राजा सिंह कॉलेज का प्राचार्य हूँ और मेरे एक संबंधी है जिनका दोनों किडनी फेल हो गया था और वो फेल हो गए थे। वहां से उसने सॉरी करके लौटा दिया। मैं वैद्य जी के पास आया और इन्होंने कहा तो देखिए तो असाध्य रोग है, मैं भगवान के नाम का दवा देता हूँ, ठीक हो जाना चाहिए। और उससे उनका बस 4 वर्षों से बहुत ठीक ठाक चल रही है। इधर कुछ फिर कमजोरी हुई थी जिसकी दवा के लिए मैं आया हूँ। एक और विशिष्ट इनका बता रहा हूँ कि ये कहीं जीरा जी के नरोत्तम मिश्र जी थे, उनके पिताजी अब तब की स्थिति में थे, पेट फूल गया था और मैंने स्थानीय डॉक्टरों ने कहा कि अब लेकर पटना भागिए। उन्होंने मुझे फोन किया तो मैं आपका यथा पूछता हूँ। तो उन्होंने 2 पुड़िया दवा दी थी कि उनको दे दीजिएगा मधु के साथ, और जब उनको दिया गया तो एक वो खड़ा रहे थे, लगता है तक बचेंगे। तो मैं दवा देकर मैं अपने घर आ गया। कहा कि भाई फिर 2 घंटे बाद मैं पूजा करके आता हूँ, फिर चला जाएगा जहाँ से चलना होगा। मैं फोन किया उनको कि भाई कहाँ है, तो गए हम घर आ गए हैं। तो मैं लगा शायद कुछ दुर्घटना घट गई। तो भाई क्यों हमको बताया नहीं आपने? तो कहा कि नहीं वो ठीक हुआ, उल्टी हुई, फिर दस्त हुआ और ठीक हुआ, हम लोग घर चले आए। तो 2 घंटे में ही आयुर्वेद मैंने असाध्य को साध्य बनाने में और इतने कम समय में इफेक्टिव है, यह हमें मुझे आश्चर्य लगा। तब से मैं मुझे लगता है कि नहीं आयुर्वेद की सेवन करनी चाहिए। और मैं आयुर्वेद का मैं हो गया हूँ और मैं नित्य आयुर्वेद दवा लेता हूँ। बताया जाए वैद्य जी के यहाँ आप किस बात के लिए, क्या इसके लिए आए हैं? मैं 2 से 2.5 महीने से दिल्ली एम्स, मौलाना आजाद और नॉर्दर्न रेलवे का हॉस्पिटल में मैंने 2 महीने से अपनी माता जी को दिखा रहा था। कोई भी इलाज इफेक्टिव नहीं था, सारा टेस्ट करा लिया, सारा कुछ हो गया। सारी डायग्नोसिस होने के बाद भी एग्जैक्टली पॉइंट पे नहीं आया था कि इनको बीमारी क्या है। उसके बाद दिल्ली से परेशान हो गए, मैं यहाँ आया और पहले दिन से रिजल्ट आया और काफी अभी स्वस्थ है और ठीक है। कभी अब तो पूरी बीमारी खत्म हुई है, वीकनेस रह गई है और बिल्कुल इम्प्रूव हो चुका है। और एम्स में भी डॉक्टरों ने नहीं पकड़ पाए कि नहीं, वो एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाया। डायग्नोसिस के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाया उनका। और उसके बाद यहाँ आते ही फर्स्ट डे से ही मुझे रिजल्ट मिला और अब बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बताया गया आप
कौन सी दवा के लिए या क्या इलाज के लिए आप यहाँ पे हैं? मैं उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर के लिए भाई जी के पास आता था। मैं हर जगह दवा कराया, लेकिन कहीं हमारा उच्च रक्तचाप ठीक नहीं हुआ। लेकिन भाई जी के पास आने के बाद हमारा रक्तचाप एकदम लेवल में रहने लगा। इनकी दवा से एकदम बिल्कुल सही रहने लगी। तो इससे पहले आप एलोपैथिक दवा लिए थे? हाँ, डॉक्टरों बहुत से? लिए थे, यहाँ गोरखपुर और कई जगह लिए थे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। भाई जी के पास आए, उस दिन से हमको पूरा राहत हो। आपकी माता जी को क्या हुआ था जिसके लिए आप वैद्य जी के पास आए? मेरे माता जी का हार्ट का पेशेंट थे, गोरखपुर हार्ट हॉस्पिटल में ले गए इसमें, और वहाँ सुधार कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से पटना भी दिखाए, गोरखपुर रेफर हो गया लोग हार्ट हॉस्पिटल में, वहाँ पे सुधार नहीं हुआ। वहाँ से यहाँ पे आए तो बहुत हम लोग का सुधार हुआ। अभी मेरी माता जी 6 महीने से दवा चल रहा है, बहुत बेटर है। बहुत बेटर है जी। कि आपने, जैसा कि आपने देखा और सुना, यहाँ पे कई लोग जो है अपने अपने इलाज के लिए, अपनी माताजी के इलाज के लिए या वो स्वयं इलाज के लिए उपस्थित थे, और वैद्य जी से भी आप लोगों ने पूरे आयुर्वेद के बारे में जाना। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह एक चिकित्सा की एक ऐसी पद्धति है कि अगर आपको अपने किसी भी रोग को जड़ से छुड़ाना है, अगर उससे बिल्कुल आपको अपने से दूर करना है, तो आपको आयुर्वेद के पास आना ही पड़ेगा। और जिले के प्रख्यात वैद्य वीरेंद्र उपाध्याय जी सीवान में हैं, ये हम सभी का सौभाग्य है। आप उनसे चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। वैद्य जी ने इतना समय दिया नारद मीडिया को, इसके लिए आपका बहुत